हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा अकेडमी। मैं नंदिता अपने चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज मैं आप लोग के लिए वीडियो लेकर आई हूँ थिंग्स वी मेक डू का पार्ट नंबर 2, जो कि ये इस EVS सीटेड फ्री वीडियो सीरीज़ का सबसे लास्ट पार्ट होगा। और इसके बाद हमने थ्योरी ये पूरी इसके बाद हम ख़त्म कर लेंगे। और जिन लोगों ने पहला पार्ट नहीं देखा है, प्लीज़ मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे सीटेड EVS के नाम से एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाइए और 8 या 9 वीडियोज़ हैं, उनको प्लीज़ ज़रूर देखिए। अगर आप ये वीडियो सारे कंप्लीट करते हैं, उसके बाद अगर आप सीटेड का प्रीवियस ईयर पेपर लगाते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि इन सारे इंपॉर्टेंट पार्ट से कितने ज़्यादा क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स में आ चुके हैं। तो इसलिए इस वीडियो को देखना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये बुक सरोहा पब्लिकेशन जी की बुक है, इसका सारा क्रेडिट सरोहा पब्लिकेशन जी की बुक को ही जाता है। ये बुक काफ़ी अच्छी है और ये PDF वहीं से लिया गया है। अगर आप ये बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो इसके लिए ये बुक आपको अमेजन से अवेलेबल है, वहाँ पर आप परचेज़ कर सकते हैं। पार्ट नंबर 1 में मैंने पॉइंट 32 नंबर तक आप लोगों के साथ डिस्कस किया था और आज 33 पॉइंट के बाद से हम आज इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, पॉइंट नंबर 32 का हम डिस्कस कर चुके हैं पहले पार्ट में। आज हम पार्ट 33 से आपके सामने मैं डिस्कस करूंगी आज के साथ। तो पॉइंट नंबर 33 को ध्यान से देखिए। आज से 15-20 साल पहले तक कुओं में पानी पाया जाता था, लेकिन अब कुओं में पानी नहीं पाया जाता क्योंकि कुएँ बहुत ज़्यादा सूख गए हैं। और कुएँ सूखने का सबसे ज़्यादा रीज़न ये है कि ग्राउंड वाटर का डिप्लीशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। उसके रीजन्स क्या क्या हैं, इससे क्वेश्चन सीटेट में आ चुका है कि क्या क्या रीज़न्स है कुएँ के सूखने का। तो यहाँ पे देखिए, आप मोटर लगा के ज़मीन से बहुत ज़्यादा पानी निकालते हैं, तो कई बार क्या होता है कि हम मोटर चला के छोड़ जाते हैं और पानी बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। उससे क्या होता है, ग्राउंड वाटर का लेवल बहुत नीचे जा रहा है। पहले तालाबों में भी पानी का बारिश का पानी इकट्ठा होता था, लेकिन अब तालाब ही नहीं बचे। इतने ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हर जगह होने लगे हैं कि तालाब सूख गए हैं, वहाँ पे भी कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं, तो इसलिए तालाब ही नहीं बचे हैं। इसलिए बारिश का पानी इकट्ठा नहीं हो रहा है, क्योंकि जो मिट्टी होती है, मिट्टी में क्या होता है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। जब मिट्टी के ऊपर पानी गिरती है, बारिश का पानी, तो वो पोर्स के ज़रिए वो बारिश का पानी नीचे चला जाता है और वो उससे ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो मेनटेन रहता है। लेकिन इस वजह से भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और अब देखिए, हर जगह पेड़ों के आसपास भी जो पार्क वगैरह है, हर जगह मिट्टी नहीं, वहाँ सीमेंट से हम पक्का कर देते हैं। तो सीमेंट क्या होता है, सीमेंट में पोर्स नहीं होते हैं। सीमेंट के ऊपर अगर पानी गिरता है तो वो ऐसा नहीं है कि वो वहाँ से सीप करके वो नीचे चला जाएगा, वो नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 34 पे चलते हैं। देखिए, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं ना, ये छोटी छोटी कहानियाँ हैं जो आपकी जो आपकी EVS की जो बुक है क्लास 3, 4, 5 की, ये छोटी छोटी कहानियों के फॉर्म में आपकी NCERT में दिया हुआ है। अगर आप NCERT पढ़ते हैं तो वो तो बेस्ट है। तो ये क्या हुआ है कि जैसे जो भी ये बुक्स हैं मार्केट में, जो भी बुक्स मिल रही हैं, चाहे ये सरोहा पब्लिकेशन की जी की बुक है, तो ये क्या करते हैं, जो उन कहानियों से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको लेकर के ये पॉइंट्स बनाए गए हैं, ठीक है। तो एकदम क्रिस्प है, आपको यहाँ से आपको ये सारी चीज़ें बहुत ईजिली एक जगह पर क्रिस्प फॉर्म में मिल रही हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 34 पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, एक तरुण भारत संघ की बात हो रही है। ये एक ऐसी संस्था है जो क्या करते हैं कि पुराने तालाब को मरम्मत करवाते हैं और नया तालाब बनवाते हैं, ठीक है। अब ये कहाँ पे है, कहाँ पे ये संस्था है? राजस्थान के अलवर ज़िले में। देखिए, राजस्थान एक बहुत ही डेजर्ट वाला एरिया, वहाँ पानी की वैसे ही कमी पाई जाती है, तो वहाँ पर जो तालाब होते हैं ना, उनकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। राजस्थान के अलवर ज़िले के गांव में पानी की बहुत ज़्यादा तंगी थी, कभी कभी बहुत सूखा पड़ जाता था। यहाँ पे लिखा है कि दड़की माई उस गांव की पहली ऐसी महिला थी जिसने तरुण भारत संघ से तालाब बनवाने की पहल की, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 35 पे चलते हैं। मलेरिया की बात हो रही है कि मलेरिया मादा किस मच्छर से मलेरिया फैलता है? एनाफिलिस मच्छर से मलेरिया फैलता है। और इस बुखार की पहचान क्या है? इंसान को ठंड लगती है और कपकपी के साथ बुखार आता है। इसके अलावा खून की जांच अगर ब्लड टेस्ट कराते हैं तो उसमें भी मलेरिया के जीवाणु पाए जाते हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मलेरिया की दवाई किस वृक्ष की छाल से बनती है? तो आप यहाँ लिखेंगे सिनकोना वृक्ष की छाल से मलेरिया की दवाई बनती है। ये दवाई बहुत कड़वी होती है। ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं आपको अंडरलाइन करके बता देती हूँ कि कहाँ कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, यदि खून में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी हो जाती है तो अनीमिया रोग हो जाता है। अब यहाँ पे भी क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछा जा सकता है कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, ठीक है, अनीमिया रोग हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद आयरन की कमी को दूर करने के लिए आपको क्या क्या खाना चाहिए? गुड़, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियाँ, ये सब खानी चाहिए। इससे क्या होता है कि अनीमिया का लेवल मेंटेन रहता है, ठीक है। अनीमिया का रोग आपको होता नहीं है, आयरन की कमी नहीं होती है। अब हीमोग्लोबिन के नॉर्मल रेंज की बात की गई है तो 12 से 16 यूनिट होती है, ठीक है।
नेक्स्ट पे चलते हैं पॉइंट नंबर 37 में। मच्छरों से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? देखिए मलेरिया है, डेंगू है, चिकनगुनिया है, ये मच्छरों से होती है। अब मच्छर से बचाव हमें करना है, तो बचाव की बात करते हैं। तो बचाव में हम क्या क्या कर सकते हैं कि गड्ढे को मिट्टी से भर दें, कहीं पर भी पानी का ठहराव नहीं होने देना है, क्योंकि पानी के ठहराव होते हैं जो साफ़ पानी होते हैं उसी में ये मच्छर पैदा होते हैं। पानी के बर्तन, टंकी, कूलर, जहाँ भी ये पानी इकट्ठा होता है उनको साफ़ सुथरा करना है ताकि यहाँ पर मच्छर पैदा ना हो। और मच्छरदानी का यूज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं भी पानी भरा हुआ है तो वहाँ पे आप मिट्टी का तेल, अब देखिए यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मिट्टी का तेल का छिड़काव करना है। किस तेल का? उससे क्या होता है कि मिट्टी के तेल का छिड़काव करने से पानी में जो ऑक्सीजन का लेवल होता है वो बहुत कम हो जाता है और उससे मच्छर मर जाते हैं। ठीक है, पानी में भी ऑक्सीजन होता है, तभी पानी में जो जानवर है वो पानी से ही ऑक्सीजन लेते हैं। अब यहाँ पे रोनाल्ड रोज की बात की गई है। इन्होंने रोनाल्ड रोज ने मच्छर के पेट को काटकर उसके अंदर देखा कि उसमें कुछ काला सा है। बाद में पता चला कि काला काला और कुछ नहीं, वे छोटे छोटे जीवाणु हुए हैं जो मलेरिया के मच्छर के खून में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसकी खोज किसने की थी? रोनाल्ड रोज ने की थी। इन्होंने ये देखा कि मच्छर के पेट में मलेरिया वाले जो जीवाणु हैं छोटे छोटे वो पाए जाते हैं। ठीक है, तो रोनाल्ड रोज की रिसर्च से ही पता चला कि मच्छर से मलेरिया होता है। ठीक है, इसके लिए इनको दिसंबर 1902 में मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। पॉइंट नंबर 39 की बात करते हैं। बछेंद्री पाल, जिससे क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है, काफ़ी अच्छा टॉप पॉइंट है ये सीटेट के लिए। इसमें आप देखिए बछेंद्री पाल जी पहाड़ी इलाके की रहने वाली हैं। उनके गांव का नाम नाकुरी है जो गढ़वाल में स्थित है। बछेंद्री ने बड़े होकर नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में दाखिला लिया और वहीं पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग शुरू कर दी। उन्हें ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह ने गाइड किया। ठीक है, और बछेंद्री पाल ने दूसरे महिलाओं को भी पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग शुरू कर दी। 1984 में बछेंद्री को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए कहा गया। माउंट एवरेस्ट की नेपाली नाम सागर माथा है। यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि यहाँ पे इनकी गाइड का नाम क्या है? ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह है। और इन्होंने कब एवरेस्ट पे चढ़ाई शुरू की? 1984 में शुरू की और इनके गांव का नाम नाकुरी है। ठीक है, और उन्होंने किस इंस्टीट्यूट से पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग ली है? नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। ठीक है, और उसके बाद इसमें और भी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताती हूँ कि माउंट एवरेस्ट का ही नेपाली नाम, मतलब नेपाल में जब आप जाएंगे, नेपाल में माउंट एवरेस्ट को वहाँ पे सागरमाथा बोलते हैं। ठीक है, अब इन्होंने 23 मई 1984, ठीक है 23 मई 1984 को यहाँ पे 8,900 मीटर ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को नेपाल में स्थित है वहाँ पे उन्होंने फतह किया और ये वहाँ पे 43 मिनट तक रहीं। ठीक है, बछेंद्री पाल भारत की पहली और संसार की ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और संसार की 5वीं महिला हैं जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ीं। ठीक है, पॉइंट नंबर 40 पे चलते हैं। अब यहाँ पे पहाड़ से ही रिलेटेड बहुत सारी इसमें और पॉइंट्स दिए हुए हैं कि जब पहाड़ पे कोई चढ़ता है तो पूरी टीम जाती है उसके साथ में, उसमें एक ग्रुप लीडर होता है। ग्रुप लीडर की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जिसको निभाना बहुत ज़रूरी होता है। अब यहाँ पे एक ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी है कि वह ग्रुप के दूसरे लोगों का सामान उठाने में मदद करे। मतलब ग्रुप लीडर का काम होता है कि ग्रुप में किसी को भी कोई प्रॉब्लम होती है तो वो उनकी हेल्प करता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे कोई व्यक्ति चल नहीं पा रहा है तो हाथ पकड़कर हेल्प कर रहे हैं, रास्ते में रुकने की जगह के लिए भी हेल्प कर रहे हैं, फिर कोई बीमार पड़ जाता है तो ग्रुप लीडर हेल्प करता है। ठीक है, खाने पीने की सारी चीज़ों की जिम्मेदारी ग्रुप लीडर करता है। पॉइंट नंबर 40, गोलकुंडा तो बहुत फेवरेट है, यहाँ से एग्जाम से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब गोलकुंडे की किला की बात करते हैं। गोलकुंड, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि गोलकुंड का किला कहाँ पे है? हैदराबाद में है और ये किला अंदर से बहुत बड़ा है, इसमें बहुत मोटी मोटी दीवारें बनाई गई हैं। इसके अलावा इसमें बहुत सारे बुर्ज हैं। तो बुर्ज क्या होते हैं? बुर्ज दीवारों से भी ज़्यादा ऊंचे होते हैं, चारों तरफ बुर्ज होते हैं। और टोटल कितने गोलकुंड की किले में? टोटल 87 बुर्ज हैं। ठीक है, 1518 से 1687 तक यहाँ कुतुबशाही सुल्तानों ने राज किया था। सन 1200 में यह किला मिट्टी से बनाया गया। उस समय वहाँ दूसरे राजा राज करते थे। अब देखिए पेंटिंग की बात की, इस किले में बनी पेंटिंग में बैल बनाए गए हैं। ठीक है, ये बैल यहाँ की खासियत है क्योंकि उस समय कुओं से पानी तो यहाँ बैल, ये चीज़ आपको याद रखनी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पॉइंट नंबर 42 में देखिए, आज से हज़ारों साल पहले लोग कांसे के बने बर्तनों का उपयोग करते थे। कांसे मतलब तांबा। कांसे के बने बर्तनों का, कांसे में तांबा नहीं होता है,
आज से हज़ारों साल पहले लोग कांसे के बने, कांस मतलब ब्रोंज, ठीक है। ब्रोंज क्या करते हैं, तांबे और टिन को पिघलाकर बनाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, यहाँ पे अक्सर पूछा जाता है ब्रास और ब्रॉन्ज, इन दोनों में क्या डिफरेंस है और ये किससे बनता है। तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसको आप लर्न कर लीजिएगा, ये काफ़ी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब यहाँ ब्रॉन्ज की बात की गई है। ब्रॉन्ज मीन्स आपका हो गया कांसा। तो आज से हज़ारों साल पहले लोग कांसे के बने बर्तनों का प्रयोग करते थे। अब कांसे के बर्तन कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है। कांसे के बर्तन कैसे बनाए जाते हैं, तांबे और टिन को पिघला के बनाए जाते हैं। कांसा अत्यंत मजबूत होता है, इससे तोप और मूर्तियाँ भी बनाई जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम कोई क्वेश्चन आता है कि ब्रॉन्ज किसका कॉम्बिनेशन है, ब्रॉन्ज किसका कॉम्बिनेशन है, तो टिन और कॉपर से, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। अब यहाँ पे सुनीता विलियम्स, पॉइंट नंबर 43 देखिए। सुनीता विलियम्स पृथ्वी से 360 किलोमीटर दूर स्पेसशिप में गई थी। वह पहली महिला है जो अंतरिक्ष में इसमें समय तक रहीं। सन 1969 में सबसे पहले चांद पर पहुँचने वाले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग से। तो देखिए नील आर्मस्ट्रांग तो बहुत आसान है, सबको याद होगा कि चांद पर पहुँचने वाले पहले व्यक्ति, लेकिन ये जो ईयर है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1969 में, ठीक है। हम यहाँ पे पॉइंट नंबर 44 पे चलते हैं कि कोई चमकती चीज़ अगर तेज़ गति से दिखाई देती है तो उसे उपग्रह कहते हैं, सैटेलाइट, और जो पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही जल जाता है उसे टूटता तारा कहते हैं, ठीक है। जैसे हमारी पृथ्वी के चारों तरफ बहुत सारे सैटेलाइट्स, उपग्रह, वो आर्टिफिशियल उपग्रह हैं, हमारा नेचुरल सैटेलाइट है मून है, तो वो उपग्रह हो गया, और जो पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही जल जाता है उसे उल्का पिंड कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 45 पे चलते हैं। यहाँ पे सुनीता विलियम्स की अगेन बात की गई है कि सुनीता विलियम कहाँ कितने दूर गई थी, 360 किलोमीटर्स गई थी, ठीक है। सुनीता विलियम्स जब अंतरिक्ष में गई तो वहाँ उन्होंने अजीब ही नज़ारा देखा जो धरती से बिल्कुल अलग था। तो यहाँ पे उनके एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर किए गए हैं कि अंतरिक्ष में मनुष्य एक जगह स्थिर होकर नहीं बैठ सकता, मतलब हम वहाँ पे फ्लोट करते हैं, तैरते रहते हैं, वहाँ एक जगह हम खड़े नहीं हो सकते, ठीक है। पानी की बुलबुलों की तरह इधर उधर उड़ते रहते हैं, और हाथ मुँह धोने के लिए इन बुलबुलों को पकड़कर कपड़ा गीला किया जाता है। खाने के पैकेट भी इसमें हवा में उड़ते रहते हैं, और पैकेट को पकड़ना पड़ता है तब खाना खाते हैं। वहाँ बाल हमेशा खड़े रहते हैं और कंघी करने की ज़रूरत नहीं होती है। यदि हमें एक जगह टिक कर काम करना है तो बेल्ट बांधना पड़ेगा। कागज़ को भी दीवार के साथ चिपका के रखना पड़ता है। पॉइंट नंबर 46 में देखिए, पृथ्वी के ऊपर नीचे कुछ नहीं होता। There is nothing above or below our surface. People of India and Argentina are completely different. पृथ्वी के ऊपर नीचे, जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे, नीचे की तरफ जाएंगे तो हम बाहर स्पेस में चले जाएंगे, और भारत और अर्जेंटीना के लोग सापेक्ष एक दूसरे के उल्टे होते हैं, या भारत आपका इस तरफ है, अर्जेंटीना एकदम उस तरफ है। आप जैसा कि अर्जेंटीना आई थिंक साउथ अफ्रीका में पड़ता है, साउथ अमेरिका में पड़ता है। अर्जेंटीना साउथ अमेरिका का एक कंट्री है। यहाँ पे देखिए लेह की बात की गई है, कोल्डेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर क्वेश्चन पूछता है ऐसे कोल्डेस्ट डेजर्ट पूरे संसार का क्या है, लेह है, ठीक है। और यहाँ पे सबसे बहुत कम बारिश होती है। ये एक ड्राई कोल्ड रीजन है जहाँ के माउंटेन्स में स्नो रहता है, पूरा स्नो ही रहता है। और पीपुल आर वेलकम इन लेह बाय सेइंग जूल, ठीक है, जूल या जूले आप जो भी कह सकते हैं इसको। पॉइंट नंबर 48 पे देखिए, यहाँ पे चांगथांग एक जगह का नाम है, और इसकी बात यहाँ पे की गई है। हाँ सारे हाँ। या अब शुरू करते हैं। चांगथा एक जगह का नाम है जो लगभग 5,000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाने वाला सुनसान, पथरीला और मैदानी इलाका है। यहाँ पर रहने वाले लोगों की जाति को चांगपा कहते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक मैदानी इलाका का नाम है चांगथांग, वहाँ की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको जाति को चांगपा कहते हैं। ये लोग क्या होते हैं, घुमंतू होते हैं, घूमने फिरने वाले लोग रहते हैं, जो अपनी भेड़ बकरियों को झुंड में लेके पहाड़ों में एक जगह से दूसरे तरफ रहते हैं। और एक्चुअली इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट जो एसेट होता है वो भेड़ बकरियाँ ही होती हैं। और यहाँ के बारे में एक ऐसी कहावत है कि जिसके पास जितनी ज़्यादा भेड़ बकरियाँ होते हैं वो उतना मतलब वेल्दी फैमिली ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। और ये ख़ास तरह की बकरियाँ रखते हैं जिनके बालों से सबसे मशहूर पश्मीना ऊन बनती है, ठीक है।
इन बकरियों के बाल ठंडी और ऊंची जगह पर और भी ज़्यादा नरम होते हैं, इसलिए ये लोग इतने मुश्किल हालात में भी इतनी ऊंचाई पर रहते हैं। इन्हें अपनी ज़रूरत का सामान भी इन्हीं भेड़ बकरियों से, तो एक्चुअली उनकी वेल्थ इसलिए भेड़ बकरियां मानी जाती है क्योंकि उन सब कुछ मिलता है। पश्मीना शॉल वो बनाते हैं उसके ऊन से, दूध, मांस, टेंट के लिए चमड़ा, स्वेटर, कोट, सब कुछ उनकी जो बेसिक नीड्स है वो उनकी जो ये चांगथांग इलाके के रहने वाले जो चांगपा जाति के लोग हैं उनकी नीड्स उन बकरियों से पूरी हो जाती है। इसके लिए उन्हें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए वो सबसे इम्पॉर्टेंट उनके एसेट्स हैं। अब चांगपा जो जाति है उनकी भाषा में चांगथांग का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहाँ बहुत कम लोग रहते हैं। अब भाई इतनी ठंडी जगह है तो वहाँ पे जाहिर सी बात है जो वहाँ सर्वाइव कर पाएगा वही लोग रहेंगे। अब देखिए यहाँ पे 49 पे पश्मीना शॉल की बात हो रही है, ठीक है। पश्मीना दुनिया की सबसे मशहूर शॉल है और पश्मीना से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि एक पश्मीना शॉल में कितने स्वेटरों के बराबर गर्मी पाई जाती है, तो आपको आंसर होगा 6। यह शाल बिल्कुल भी मोटी नहीं होती। लोग आंसर कर देंगे मोटी शॉल होती, नहीं मोटी नहीं होती है, फिर भी इतनी गर्म होती है। अब ऊपर जैसा मैंने दिखा चांगपा जो जाति के लोग हैं तो चांगथांग जगह पे ये लोग रहते हैं, चांगपा जाति के लोग, और वो लोग भेड़ बकरियों से ही, वहाँ की जो भेड़ बकरियाँ जो पालते हैं उससे पश्मीना शॉल बनाते हैं, ठीक है। और इन सर्दियों में भी तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी बहुत कम, मतलब -40 तक रहता है। और बकरियों के शरीर पे बहुत ही बारीक और नरम बाल होते हैं जो सर्दी से बचाते हैं। फिर जब गर्मियाँ आती है तो इनके बाल झड़ जाते हैं। ये बाल इतने पतले होते हैं कि इन बकरियों के 6 बालों की मोटाई हमारे सिर के 1 बाल की मोटाई के बराबर होती है। इसलिए पश्मीना शाल को मशीनों द्वारा नहीं बुना जाता, हाथ से बुना जाता है, ठीक है। अब एक साधारण पश्मीना शाल को तब, ये भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक शाल को तैयार करने में कितने घंटे लगते हैं, 250 घंटे लगते हैं। और यहाँ पे हवा 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। अब देखिए कितनी ठंडी होगी वहाँ पे। अब यहाँ पे चांगपा, यहाँ पे वही मतलब एक स्टोरी है, उससे छोटे छोटे पॉइंट्स बना के लिखे गए हैं। अब चांगपा का हर परिवार जानवरों के झुंड पर एक खास निशान बनाता है जिससे उसकी पहचान की जा सके। चांगपा की औरतें हर रोज़ सुबह अपने अपने झुंड को लेखा से बाहर गिलकर, लेखा क्या है, लेखा एक मतलब पत्थरों से बना के रखते हैं, लेखा के अंदर वो अपने जानवरों को रखते हैं। तो वो लेखा एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो उनके जानवरों का घर होता है। पॉइंट नंबर 51 पे देखते हैं। अहमदाबाद गुजरात में है। यहाँ पे 26 जनवरी 2001 को भूकंप आया था और ये भूकंप प्रोन एरिया है, यहाँ पे काफ़ी भूकंप आते रहते हैं, ठीक है। और जिसने सब कुछ तहस नहस कर दिया था। एंड भुज भी एक जगह का नाम है, वहाँ की भी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि कब अहमदाबाद गुजरात में भूकंप आया था, 2001 में 26 जनवरी को, ठीक है। पॉइंट नंबर 52 को देखिए। हमारी सांस बहुत गर्म होती है और शीशा ठंडा होता है, इसलिए हम सांस के साथ आई भाप से ठंडे शीशे पर पानी की बूंदें बनती हैं। इसी नमी वजह से शीशा धुंधला नजर आता है। जब विंटर आती है, जब हम मुंह से सांस लेते हैं तो हमारी जो हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, बाहर इतनी ठंडक होती है कि वो आपको धुएँ के फॉर्म में आपको वो दिखता है। तो फिर जब आप मिरर पे फूंकते हैं, मिरर ठंडा होता है तो वहाँ पे जाके वो छोटे छोटे बूंदों की बूंदें बन जाती हैं वहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे पॉइंट नंबर 53 को देखते हैं। यहाँ पे देखिए, हाँ यहाँ पे काफ़ी ये भी अच्छा है। बात 1940 की एक छोटी छोटी स्टोरी है। उस समय गुजरात में नई फसल तैयार होती थी, लोग मिलकर त्यौहार मनाते थे। ये लोग सब्जी को पकाने के लिए खेत में ही ताज़ी सब्जियों को मसाले के साथ एक मटके में भर देते थे, जिसको हम मैरिनेशन कहते हैं, मैरिनेट कर देते थे। मसाले हैं, सब्जियाँ हैं, मिक्स करके रख दिया, फिर उसे सील बंद करके मटके को कोयले के अंगारों पर उल्टा रख देते थे। इस पकी हुई सब्जी को उधियू कहते हैं, ठीक है। अभी याद रखिएगा, उधियू कहते हैं। गुजरात में उधियू का मतलब उल्टा होता है। ये भी गुजरात की ही कहानी है। पॉइंट नंबर 54 पे हम लोग चलते हैं, देख लेते हैं कितने पॉइंट्स बचे हैं। हाँ, पॉइंट नंबर हम लोग 54 पे हैं। कहाँ पे हैं? या 54 पे, या दैट्स या पॉइंट नंबर 54 पे चलते हैं। यहाँ पे सूर्यमणि एक चमकता सितारा है, गर्ल स्टार है। चमकता सितारा उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानी है जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी ज़िंदगी बदल डाली। सूर्यमणि को जंगल से बहुत एक भी स्टोरी का पार्ट है, ठीक है। सूर्यमणि एक गर्ल है जो कि एक चमकता सितारा है, और क्योंकि उसकी एक असाधारण कहानी है, उस कहानी को हम यहाँ देखते हैं। सूर्यमणि को जंगल से बहुत प्यार था। वह इन जंगलों में घूमते समय बच्चों को जंगलों के पौधों की जानकारी कराती थी। वह बिशनपुर गांव के स्कूल में स्कॉलरशिप प्राप्त करने वाली गांव की पहली लड़की थी। कॉलेज में सूर्यमणि की जान पहचान एक पत्रकार से हुई जिसका नाम था बासवी दीदी।
सूर्यमणि ने उनके साथ मिलकर झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन में काम करना शुरू किया। सूर्यमणि ने 21 साल की उम्र में ही बासवी दीदी और अन्य कई लोगों की मदद से एक केंद्र खोल लिया। उसने इस केंद्र का नाम तोरांग रखा। भी देखिए झारखंड की कहानी है। झारखंड में सूर्यमणि ने अपनी एक पत्रकार दीदी जो बासवी दीदी उनसे मिल करके इन्होंने एक झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन की शुरुआत की। ठीक है, और इस केंद्र का नाम जो सेंटर बनाया तोरांग रखा। अब कुड़ुक भाषा में तोरांग का मतलब जंगल होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि तोरांग का मतलब क्या होता है कुड़ुक भाषा में। ठीक है, इस तरह से। पॉइंट नंबर 55 देखिए, ये सारे ईवीएस में ये जो ईवीएस का ये वाला 55 पॉइंट है, ये यूपी टेट के भी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए, आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाने के लिए जंगल अधिकार कानून कब बनाया गया? 2007 में। ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कानून के अंतर्गत यह कहा गया कि जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रहते आ रहे हैं, वहाँ के जंगल और उस जंगल में पाई जाने वाली सभी चीज़ों पे उनका राइट है और उनको उन जंगलों से दूर नहीं किया जाए। जंगलों का बचाने के काम भी ग्राम सभा द्वारा किया जाए। तो आई थिंक इस वीडियो को थोड़ा शॉर्ट बनाते हैं और एक वीडियो फिर से बनाते हैं क्योंकि इसमें काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। 56 पॉइंट से हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे चीज़ें, क्योंकि एक बहुत लंबा वीडियो देखना काफ़ी हेक्टिक भी हो जाता है और आप बहुत ज़्यादा कंटेंट आप याद भी नहीं रख पाते। ठीक है, तो इसलिए एक और पार्ट में हम इस वीडियो को बनाएंगे। छोटे छोटे वीडियोस को देखना किसी के लिए भी ज़्यादा आसान होता है, जैसा कि मुझे छोटे वीडियोस देखना बहुत पसंद है। 15 से 20 मिनट की वीडियोस देखना बहुत अच्छा लगता है और उस कंटेंट को मैं ज़्यादा देर तक रिटेन कर पाती हूँ। तो आज के सेशन में बस इतना ही रखते हैं। और जो लोगों का सीटेट का एग्ज़ाम है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अपनी पढ़ाई को थोड़ा बहुत बूस्टअप करिए और अच्छे से पढ़ाई करिए ताकि कोई भी आपका ये चांस मिस ना हो, बिकॉज वैकेंसीज़ भी बहुत आने वाली हैं आगे। और सीटेट क्लियर करने के बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। ठीक है, क्योंकि आप फिर KVS NVS इन सब में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो और मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करिए और प्लीज़ सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आपकी मिस ना हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।